हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है संविधान में अधिकार। देखिए, कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का अध्ययन आपको करना चाहिए और मेंस परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको मेंस परीक्षा में भी मिलते हैं। तो चाहे वो प्री परीक्षा हो, यूपीएससी की हो, आईएएस जो एग्ज़ाम होता है, आरपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो, यूकेपीएससी की हो, एमपीपीएससी की हो, बिहार पीएससी की हो, कोई किसी भी परीक्षा, एसएससी की हो, सबके लिए ये पॉलिटी वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंटों को इसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और सबसे जो एनसीईआरटी जो हमारी पुस्तक है वो बेसिक पुस्तक होती है, उसको हम ज़रूर पढ़ें तो हमें बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होती है। और यहाँ पर मैंने नोट्स के रूप में आपको जो पूरा चैप्टर है उसकी समरी को प्रस्तुत किया है, तो बहुत कम समय में आप पूरे चैप्टर को याद कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पूरे क्लास देखने के बाद आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास जो है उसका अगला चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। देखिए, इस चैप्टर में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकार क्या होते हैं। अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए होते हैं, जिसकी वो क्या करता है, मांग करता है। तो किसी भी आम आदमी को जीवन जीने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अधिकार कहते हैं। आगे हम बात करें अधिकारों का घोषणा पत्र। देखिए, अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, यानी कि अधिकारों को संविधान में लिख देना ही या उनकी सूची बना देना ही क्या कहलाता है, अधिकारों का घोषणा पत्र। यानी ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू हैं, उनके पिताजी हैं। उनके पिताजी ने 1928 में अधिकारों की मांग को उठाया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता नायकों द्वारा राष्ट्र नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही है। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब आया था? 1978 में। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया। अब हम बात करते हैं सामान्य अधिकार। देखिए, सामान्य अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं। इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है। ऐसे अधिकारों को हम क्या बोलते हैं? सामान्य अधिकार कहते हैं। सामान्य अधिकार के बाद बात करेंगे हम मौलिक अधिकार में कि मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान में सूचीबद्ध कर दिए जाते हैं, जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, यानी इनको लागू करना ही होगा, प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होंगे। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है और सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, तो भारतीय संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार यदि एक बार प्रदान कर दिए जाएं तो सरकार का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो इनके विरुद्ध कार्य करे। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार? 6। तो भाग 3 के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान में। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 अनुच्छेद। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 अनुच्छेद। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 अनुच्छेद। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो देखिए, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो टोटल कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसके लिए अनुच्छेद है 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। संविधान का राजनीतिक दर्शन।
संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि से है। यानी कि यदि हम संविधान में अधिकारों की बात करें, नागरिकता की बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, तो उसे हम संविधान का दर्शन बोल सकते हैं। संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं। तो संविधान के दर्शन में हमें क्या दिखाई देता है? समानता दिखाई देती है और स्वतंत्रता दिखाई देती है। हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर उद्देश्य प्राप्त करें। तो हमारा संविधान शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या देता है? ध्यान देता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास हेतु अधिकारों की आवश्यकता होती है। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो भारतीय संविधान में कौन से भाग में मौलिक अधिकार हैं? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिनकी मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने उठाई थी। और हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं जो भाग 3 में दर्शाए गए हैं। वह 6 मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं? समानता का अधिकार, हम थोड़ी देर पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। देखिए, जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कुछ प्रमुख सूचीबद्ध अधिकारों के बारे में भी बताया है कि दक्षिण अफ्रीका में संविधान में कौन-कौन से अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है। पहला है गरिमा का अधिकार, दूसरा है निजता का अधिकार, तीसरा है श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, चौथा है स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सातवां है बाल अधिकार। सातवां क्या है? बाल अधिकार। आठवां है बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार और नौवां है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, 10वां है सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार। तो इस तरह से 10 अधिकारों को दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। अब हम बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। नीति निर्देशक तत्व को हम बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। चलिए डीपीएसपी के बारे में हम बात करते हैं। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम बात करते हैं। पहली बात है कि स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने, सबका कल्याण। देखिए, सबसे पहली बात है समानता लाने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकार को दिए गए, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि कभी व्यक्ति को ये लगे कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जाया जा सकता। केवल सरकार से आग्रह किया जा सकता है कि वह इनको लागू करे। और कुछ इस तरह से हमारे संविधान में व्यवस्था बनाई गई है कि सरकार को दोबारा से निर्वाचित होने के लिए नीति निर्देशक तत्वों पर कार्य करना ही पड़ता है। तो सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है उसे करे। प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें आती हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में 3 प्रमुख बातों को शामिल किया जाता है। पहला है कि वे लक्ष्य व उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरा है वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। तीसरा है वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। यानी समाज के विकास के लिए जो लक्ष्य हैं उनको लागू करने की झलक जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में दिखाई देती है। मौलिक अधिकारों के अलावा भी जो अधिकार नागरिकों को प्राप्त होने चाहिए उनको भी किसमें शामिल किया गया? नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया है। और ऐसी नीतियां जो सरकार को समुचित रूप से बनानी चाहिए उन सभी को किसमें शामिल किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भाग 4 में बात की गई है और मौलिक कर्तव्यों के बारे में भाग 4 क में बात की गई है या 4A में बात की गई है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व आते हैं आपके भाग 4 में और मौलिक कर्तव्य आते हैं भाग 4 का में। जो मौलिक अधिकार हैं उनका जो अनुच्छेद है वह 12 से 35 है और नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद है 36 से 51 है
और मौलिक अधिकारों के जो अनुच्छेद है वह है 51 का। क्या है? 51 का। आइए हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। सॉरी, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वह भाग 4 का में है और इनका अनुच्छेद है 51 का। देखिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया। इसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10। मौलिक कर्तव्यों को जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछे जा रहे हैं और यहाँ से मौलिक कर्तव्य भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है और कौन सा नहीं है। देखिए पहला मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा मौलिक कर्तव्य है राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना, समर्पित रहना। पांचवा मौलिक मौलिक कर्तव्य है नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना। छठवां मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसको बनाए रखना। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षा करना या सुरक्षा करना। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करना। तो इनको एक दो बार हमें जरूर पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं उन सबको जो भी शामिल किए गए हैं उन सबको एक बार रिवाइज करेंगे तो हमें आसानी से रिवाइज हो जाएंगे। आगे हम बात करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो ये सभी क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए हम बात करें नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध होता है। देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। दूसरा है मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, वहीं डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। तो दो प्रमुख संबंध हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। पहला है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर तो प्रतिबंध लगाते हैं और नीति निर्देशक तत्व प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से कार्य उनको करना चाहिए। दूसरा, मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की क्या करते हैं? बात करते हैं। अब हम बात करें नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है परंतु डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात की गई है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने का आदेश दे सकते हैं, उन्हें रिट या प्रादेश कहते हैं। तो रिट 5 प्रकार की रिट लगाई जाती हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है निषेध आदेश, चौथी है अधिकार प्रच्छा और पांचवी है उत्प्रेषण। तो मौलिक अधिकारों के हनन होने पर 5 प्रकार की रिट लगाई जा सकती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण। वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और कितने? 10 मौलिक कर्तव्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है और वो मौलिक कर्तव्य था शिक्षा से संबंधित, जो आरटी 2009 के तहत प्रावधान किए गए हैं शिक्षा में। तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए भेजें। आगे हम बात करें 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया। 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया था। आगे हम बात करें, देखिए ये 93 नहीं है, ये 86वां संविधान संशोधन ही है।
86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को 21A में जोड़ा गया। तो देखिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया मौलिक अधिकार में 21A 86वें संविधान संशोधन के तहत, और 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब हम बात करें नीति निदेशक तत्व, वे सिद्धांत हैं जिन्हें राज्य का आदर्श के रूप में रखने का निर्देश दिया गया है। ये संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं, परंतु इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, इन पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं और उन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को प्राप्त हैं, कोई सीमाएं नहीं है, न ही इनको कानूनी संरक्षण प्राप्त है। तो आप अंतर भी बता सकते हो कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये जो चैप्टर है उसको शॉर्टली और फास्टली हमने इसको रिवाइज किया, और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर एक बार में समझ में नहीं आया है तो इस क्लास को आप दोबारा देखिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।